नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। इस समय कोरोना के समय पढ़ाई करने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि इस समय कोई भी नहीं पढ़ रहा और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई लगातार करते रहें और देसी स्टडी से जुड़े रहें। अब आगे हम बात करते हैं, आज हमारा चैप्टर क्या है। तो आज हमारा चैप्टर है संविधान की विशेषता। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान में जो हम लोगों ने स्रोत जोड़ रखे थे, जिसमें हम लोग ने आंतरिक और बाह्य स्रोतों को जोड़ा था, उनमें से उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और यह हमारा वीडियो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस वीडियो से या इस चैप्टर से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जी बिल्कुल आते हैं, क्योंकि इस संविधान की विशेषताओं को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग की संविधान के प्रति एक काफ़ी बेसिक समझ तैयार हो जाएगी और हमें आगे आने वाले चैप्टरों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं प्रमुख रूप से रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा जो संविधान है वह सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। तो दोस्तों, संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व में जितने भी संविधान बनाए गए हैं उनमें से दो प्रकार के संविधान हैं। सबसे पहला लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। लिखित संविधान के अंतर्गत अमेरिका का संविधान और भारत देश का संविधान आता है, और अलिखित में जैसे ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ पर कोई भी संविधान नहीं है। तो इस प्रकार दो प्रकार के संविधान हैं और उन्हीं में से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह हमारा भारत देश का संविधान है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान है, तो हमारा कौन सा है, वो भारत देश का संविधान है। तो जैसे कि हम लोग भारत देश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन जब धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं तो उसमें 4 अनुसूचियाँ और जुड़ जाती है और वह वर्तमान में इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस प्रकार संविधान हमारा जो है भारत देश का वह सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। अब आगे हम बात करते हैं आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों की। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जैसे चर्चा की थी कि भारत देश का संविधान आंतरिक और बाह्य स्रोतों को मिलाकर बना है, और आंतरिक स्रोत में जो सबसे बड़ा भाग लिया गया है वह संविधान संशोधन अधिनियम जो समय आया था 1935 का अधिनियम। उसमें हम लोगों ने न्यायपालिका की व्यवस्था और आपातकाल जैसी कुछ चीज़ें इसमें शामिल की, जो कि 1935 से जोड़े गए, और लगभग 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद हम लोगों ने इस भारतीय संविधान में शामिल किए। तो आप समझ सकते हैं कि इस भारतीय संविधान में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। परीक्षा में पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा बड़ा है और वह किसमें से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बाह्य स्रोतों की। तो बाह्य स्रोतों में हमने जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, और संसदीय व्यवस्था जैसे हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है। तो इनमें हम लोगों ने बाह्य स्रोतों में बहुत सारी चीज़ें विदेशी देशों से ली हैं, तो वह चीज़ें हमारी बाह्य स्रोतों के अंतर्गत आ जाती हैं और ये बाह्य स्रोतों की विशेषता दर्शाता है। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे बिंदु में, जो कि है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। तो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण क्या है? तो नम्यता और अनम्यता का मतलब है कठोर एवं लचीला। कठोर एवं लचीला का तात्पर्य यह है कि हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप कुछ ऐसा बनाया गया है जिसमें से भारतीय संविधान को उसकी परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सके और ज़रूरत पड़ने पर जनता के हित में निर्णय लिए जा सके। तो अगर हम लोग लचीले की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे देखते हैं कि हमें अगर कोई बिल पारित करवाना होता है तो वह संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित करा लिया जाता है, और उसमें राष्ट्रपति की सहमति मिलने से वह बिल पारित करा लिया जाता है। लेकिन तो यह हमारी जो व्यवस्था है वह लचीलेपन को दर्शाती है। वहीं अगर हम कठोर की बात करें तो इनमें से कुछ ऐसे विशेष अधिनियम बनाए जाते हैं जिनको पारित कराना इतना आसान नहीं है। उसके पारित कराने के लिए हमें संसद से तो उसे पारित कराना पड़ेगा, जो इसमें 2/3 बहुमत शामिल होगा, और उस 2/3 बहुमत के साथ राज्यों की सहमति भी ज़रूरी है। तो जो विशेष परिस्थितियों में जो अधिनियम लाए जाते हैं या जो बिल लाए जाते हैं उन्हें संसद के 2/3 बहुमत से प्लस
आधे से अधिक राज्यों की उसमें सहमति जरूरी होती है, तो यह इसके कठोरपन को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में नम्यता एवं अनम्यता दोनों की व्यवस्था है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान में इन 3 विशेषताओं को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ बात करते हैं 4 से लेकर 7 के बारे में। तो 7 के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये चीज़ें हमारे भारत देश में बाहरी स्रोतों से ली गई हैं, जिसमें से एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज कि एकल नागरिकता जो कि हमारी ब्रिटेन से ली गई है, और यह विश्व में जितने भी हमारे देश हैं उनमें से, जैसे कि हमारी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र स्तर पर अलग नागरिकता है, राज्य स्तर पर अलग नागरिकता है, और भारत की जैसे नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। इसमें सिर्फ केंद्र स्तर पर ही नागरिकता दी गई है। वहीं अगर ब्रिटेन में बात करें तो वहाँ भी एकल नागरिकता है। तो इस प्रकार विश्व में अलग अलग नागरिकताओं का प्रावधान है, और हमारे भारत देश की जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। आगे यहीं पर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकारों को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, कि भाग 3 में समाहित है, 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य है, और ये बाद में 7 थे, इस समय ये 6 हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अब आगे हम आते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? तो जो हमारी सरकार होती है, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, तो संविधान उन्हें कुछ ऐसे निर्देश देता है या कुछ नीतियाँ बनाने को कहता है जो कि जनता के हित में हो, जनता की भलाई में हो, और जो भी निर्णय लिए जाएँ वह जनता से जुड़े हुए हों। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि जनता के हित से जुड़े हुए होते हैं, और यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। अब आगे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य हैं जो हमें मूल संविधान में पढ़ने को नहीं मिलते हैं, कि मूल संविधान में इनको समाहित नहीं किया गया था। इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों में हम लोग इस समय वर्तमान में जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य में हम लोग 11 संख्या में हैं। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी चैप्टर को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब आगे हम बात करते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में अगर बात करें तो भारत देश में सभी को एक मत देने का अधिकार है। सभी को मत देने का अधिकार कैसे है? तो यहाँ पर हमारा भारत देश जो है वह पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी समुदाय को अलग से नहीं देखा जाता, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो, सभी को समान भाव से देखा जाता है। और हर व्यक्ति अपना एक मत रखता है जो कि सरकार को चुनने के लिए वह दे सकता है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था भी हमारे संविधान में दी गई है। और सभी में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रारंभ में यह मताधिकार की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, और बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे हम बात करते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में हम लोगों ने चर्चा की थी कि न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वह हम लोगों ने अमेरिका से ली है, और यहाँ पर न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो इस हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका न सरकार के दबाव में है, ना ही यह संविधान के अंतर्गत है। तो यह न्यायपालिका को जो दिया गया है व्यवस्था, यह पूरी तरीके से स्वतंत्र है और निष्पक्ष तौर पर काम करती है। किसी भी अमीर या गरीब व्यक्ति के भेदभाव को नहीं समझती। यह सिर्फ निर्णय जो देगी वह पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा। तो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वह हमारे यहाँ 3 स्तर पर चलती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो हमारा ऊपर होगा वह सुप्रीम कोर्ट होगा, नीचे हमारा हाई कोर्ट होगा, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों की जो न्यायपालिका है वह त्रिस्तरीय है, और हर व्यक्ति को अपना न्याय मांगने का यहाँ पर अधिकार प्राप्त है। वह अपने अधिकार के लिए न्यायालय में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है जाने के लिए। आगे हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की। तो हमारे यहाँ जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, वह कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और हमारे देश की जो संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को समाहित किया जाता है। तो हमारे यहाँ की जो संसद है वह 3
स्तरों को मिलाकर बनती है, जिसमें हमारे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है और यह विश्व की एकमात्र व्यवस्था है। तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे अभी आगे जाकर। त्रिस्तरीय शासन के बारे में अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय शासन एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में एकमात्र देश है हमारा विश्व में जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन लागू होता है। इसे समझने के लिए अगर हम देखते हैं कि विश्व में जितने भी शासन चलते हैं, जैसे यहाँ पर परिसंघ हो गया और यहाँ पर केंद्र और राज्य, दो प्रकार के शासन होते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारे जो शासन व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है और यह दुनिया का एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर 3 स्तर की शासन है, जिसमें हमारा केंद्र आ जाएगा, दूसरे स्तर पर राज्य होगा और तीसरे स्तर पर स्थानीय स्वशासन होगा। स्थानीय तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में 3 प्रकार की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है और इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आगे भी इन चैप्टरों को पढ़ेंगे कि हमारी जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है वह 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ी गई है। तो यह त्रिस्तरीय शासन को प्रदर्शित करता है और ये हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आगे हम बात करें पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य करने का मतलब है कि भारत देश एक ऐसा देश है जिसका कोई भी धर्म नहीं है, वह किसी भी धर्म को देखकर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म होगा तो वह हर व्यक्ति का होगा, ना कि किसी भी राज्य या देश का। यहाँ पर हर व्यक्ति का धर्म का व्यक्ति आकर रह सकता है और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकता है। तो यह धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। परीक्षा में यहाँ सर प्रश्न घुमाकर पूछता है, जिसे पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष भी बोला जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हम लोगों ने भारत संविधान के जो निम्नलिखित विशेषताएं थी उन सभी चीज़ों को समझा और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग संविधान से जुड़े जितने भी चैप्टर बनते हैं और उनसे परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनको पढ़ेंगे। तो देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।